हम आते हैं इनकी क्या सोच है, किस तरीके से अलग सोचते हैं। इनका कहना है कि स्वतंत्रता और समानता विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ऐसा करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। इनके जो इस विचारधारा के जो लोग हैं, इसमें बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, जैसे हैरल्ड लास्की, मैकाइवर और टॉनी पोलार्ड, रूसो। ये जो प्रसिद्ध विचारक हैं, ये लोग, इनका ये विचार है कि पूरक हैं। उनका ये कहना है कि इट इज़ नॉट इनकम्पैटिबल बट कॉम्प्लीमेंट्री। इनकम्पैटिबिलिटी की तो बात ही दूर, ये एक दूसरे के बल्कि पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को बल देते हैं और फिर विकास करते हैं। ये लोग समाजवादी, इस विचारधारा में इन विचारकों के अलावा समाजवादी लोग भी हैं जिनकी ये धारणा है, जिनका ये सोच है, विचार है कि ये भावना जो है वह पूरक है। ये जो दोनों जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता और समानता, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक हम समानता और स्वतंत्रता के विचारों में संतुलन नहीं स्थापित करेंगे, बात है संतुलन की। संतुलन, समानता और स्वतंत्रता, ये जो दो विचार हैं, इसमें एक तरीके का संतुलन जरूरी है। जब तक हम संतुलन नहीं करेंगे, तब तक इस संतुलन को स्थापित करने, उनके लिए उचित मर्यादाएं नहीं लाएंगे, तब तक आज की समस्याओं का निराकरण, समाधान नहीं होगा। आज की जो समस्याएं हैं, सामाजिक असमानता, विषमताएं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक तरीके से समानता और स्वतंत्रता के बीच में एक संतुलन स्थापित करें और उस संतुलन के साथ साथ इस संतुलन को स्थापित करने उचित मर्यादाएं लाएं। ये मर्यादाएं क्या हैं? नैतिक रूप से मर्यादाएं आना तो एक है, शासन के द्वारा कानूनी प्रावधान के बल पर संवैधानिक स्तर पर ऐसे प्रयोग किए जाएं, ऐसे प्रयास किए जाएं जिसमें समानता को बढ़ावा मिले और उचित बढ़ावा मिले और स्वतंत्रता भी अपना उचित स्थान बनाए रखे। ये विचार किनका था? भारत के प्रसिद्ध समाजवादी नेता, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं पुनः उनकी बात को दोहरा देता हूँ। जब तक आप समानता व स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण विचारों में संतुलन नहीं स्थापित करते और जब तक उस संतुलन को स्थापित करने उचित मर्यादाएं नहीं लगाते, आज की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं पुनः बता दूं, मर्यादाएं मतलब इन पे सीमाएं। स्वतंत्रता की सीमा, समानता की सीमा शासन के द्वारा तय होती है। तो इस प्रकार ये आधुनिक विचारकों के विचार हैं। टॉनी के अनुसार समानता की प्रचुर मात्रा जो है, बहुत ज्यादा समानता यदि हम देते हैं तो ये स्वतंत्रता का विरोधी नहीं बल्कि अत्यंत आवश्यक है। यानी समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। टॉनी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि यदि हमको समानता लाना है तो ये स्वतंत्रता का विरोधी नहीं होगा बल्कि एक तरीके से अति आवश्यक स्थिति है। कुल मिलाकर समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पारस्परिक संबंध हैं, एक दूसरे के प्रति सकारात्मक हैं और इस तरह का दृष्टिकोण रखने वालों को, जो लोग समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे के पूरक पारस्परिक संबंधों के साथ एक दूसरे के एक सकारात्मक देखते हैं, ये लोग क्या कहलाते हैं? ये लोग कहलाते हैं प्रगतिवादी। तो रूढ़िवादी दृष्टिकोण बनाम प्रगतिवादी दृष्टिकोण, ये इनमें दोनों में हमने अंतर
समझा, जानने की कोशिश की, और दोनों में जो विवाद है वह मूलतः स्वतंत्रता और समानता के बीच के संबंधों का है। क्या वे विरोधी हैं? क्या वे एक दूसरे के पूरक हैं? स्वतंत्रता और समानता को परस्पर सहयोगी और पूरक जो लोग मानते हैं, उनका यह भी कहना है कि ये दोनों तो लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। हम यदि अपने भारत के लोकतंत्र की बात को देखें, भारत के संविधान पर नजर डालें, तो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, उसमें प्रारंभ में ही लिखा हुआ है कि भारत जो है वह जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर विश्वास करता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो चारों शब्द आए ये फ्रांस की क्रांति से आए। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिसमें हॉब्स, रूसो, लोक, इन लोगों के विचारों ने जो क्रांति पैदा की थी, और उसके बाद फ्रांस आधुनिक हुआ और लोकतंत्र का जो प्रणेता बना। तो ये जो विचार हैं ये भारत के लोकतंत्र के भी मूल स्तंभ हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, लाइबर से बना है, लिबर से, जैसा मैंने पहले बताया। इक्वालिटी यानी समानता, और फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व। तो आधुनिक प्रजातंत्र के युग में स्वतंत्रता और समानता विरोध की बात ही दूर, ये तो लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। फ्रांस के जो क्रांतिकारियों की मैंने जिक्र किया, जो क्रांति का और क्रांति की आवाज बुलंद करने वाले लेखकों का, उन्होंने, और साथ ही भारतीय संविधान में भी प्रियम्बल में पहले पन्ने पर इस बात का उल्लेख है, और दोनों का उल्लेख एक साथ किया गया है, समानता, स्वतंत्रता। तो एक साथ यदि उल्लेख है, इसका अर्थ यह हुआ कि हम इसे एक दूसरे का पूरक मानते हैं, एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। डॉक्टर आशीर्वादम, जो भारतीय संविधान के ज्ञाता माने जाते हैं, विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने लिखा है कि फ्रांस के क्रांतिकारी पागल नहीं थे और न ही मूर्ख थे, जो उन्होंने समानता और स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की क्रांतिकारी घोषणा की। ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत बड़े विद्वान थे। मैंने तो आपको बताया नहीं कि हॉब्स, लॉक, रूसो, इन लोगों के विचारों से प्रेरित होकर फ्रांस की क्रांति हुई, और इनके विचारों का जो मुख्य बिंदु था वह था जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो आशीर्वादम, श्री आशीर्वादम बिल्कुल सही कहते हैं कि क्या वे लोग पागल थे जो इन विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की? क्या वे लोग पागल थे कि जो उन्होंने राजा को हटाया और लोकतंत्र लाया, और उसके पीछे ये विचारों ने उनको प्रेरित किया? यदि ये विचार विरोधाभासी थे, यदि ये विचार एक दूसरे के परस्पर विरोधी थे, तो ऐसे बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा ऐसी बातें कही ही नहीं जा सकती थी। समानता और स्वतंत्रता दोनों का उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। समानता और स्वतंत्रता दोनों का उद्देश्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। इसलिए ये स्वतंत्रता का तात्पर्य केवल ये कि अनुचित कि प्रतिबंध लगाए जाएं, ये गलत है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, विकास, व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो इसलिए विचारकों का कहना है कि उचित प्रतिबंध और अनुचित प्रतिबंधों में अंतर समझा जाए। उचित प्रतिबंध, राइट चेक, अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंध लगाए जाएं और अधिकतम सुविधाएं दे दी जाएं।
यानी हमने उचित प्रतिबंध लगाए और व्यक्तियों को सुविधाएं दी उसके साथ, ताकि इन प्रतिबंधों की एवज में उसको जो नुकसान हो रहा है स्वतंत्रता का या समानता का, उसकी कुछ भरपाई हो, वह स्वयं कर ले। तो इस प्रकार अनुचित प्रतिबंधों को हटाकर उचित प्रतिबंध लगाना आवश्यक है, ऐसा इन विचारकों का कहना है। इसी तरह समानता का अर्थ ये नहीं है पूर्ण समानता, जैसे स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है पूर्ण स्वतंत्रता। समानता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं समझा जाए कि पूर्ण समानता। कुछ विचारक तो कहते हैं ये तो कोरी कल्पना है। मैंने पहले भी ये बात कही है कि ये काल्पनिक चीज़ है जहाँ पे पूर्ण समानता होगी। आवश्यक और पर्याप्त सुविधाएं देना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो इसलिए समानता का अर्थ पूर्ण समानता जैसी काल्पनिक वस्तु नहीं, बल्कि आवश्यक सुविधाएं, समानता का अवसर की समानता। समानता का अर्थ मूल रूप से लिया जाए अवसर की समानता, सुविधाएं मिलने की समानता। तो ये हमको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए अब, जब हम अपने इस अध्याय के लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं, कि पूर्ण समानता गलत है और पूर्ण समानता गलत ही नहीं, संभव भी नहीं है। और समानता से तात्पर्य मूल रूप से अवसरों आदि की समानता है, सुविधाओं आदि की समानता है। ऐसे ही उनका आगे कहना है इन विचारकों का कि सभी व्यक्तियों का समानता का अवसर मिलने पर उचित विकास हो सकता है, और यही स्वतंत्रता और समानता का मूल उद्देश्य है, समुचित सर्वांगीण विकास। यहीं पर असमानता का भी अंत होगा। असमानता भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक असमानता तो है ही ना। रंग में आदमी असमान है, लिंग में आदमी असमान है, शारीरिक बल में आदमी असमान है, बौद्धिक क्षमता में असमानता है। तो असमानता तो रहेगी, लेकिन वह व्यक्ति के विकास में बाधक ना बने, इसलिए इस असमानताओं के मद्देनजर सुविधाओं का और अवसरों का पर्याप्त सुविधाओं और अवसरों का प्रावधान करना, यही समानता के अधिकार के तहत आता है। असमानता यदि बहुत ज़्यादा रहेगी तो शोषण होगा। असमानता को कम करने के लिए यदि अवसर पर्याप्त नहीं होंगे तो शोषण होगा। शोषण होगा तो असंतोष होगा। असंतोष होगा तो निश्चित रूप से विद्रोह होंगे, क्रांतियाँ होंगी, सत्ता परिवर्तन, खून खराबा आदि क्या नहीं होगा। तो कुल मिलाकर सारी बात जो आती है वह इस बात पर कि अवसरों की समानता सबको मिले। दोनों ही बातें व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी हैं। इसी बिंदु पर कि पूरक हैं, विचारकों का ये कहना है कि आज के वर्तमान में, और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि आज धन, अर्थ, सब कुछ जो है वो धन और अर्थ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। भौतिक दुनिया हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है आध्यात्मिक दुनिया की तुलना में। तो ये भौतिक दुनिया के सुख, जिसमें धन और अर्थ का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, वो हमें आर्थिक समानता की ओर ले जाता है। और आर्थिक समानता सभी प्रकार की समानताओं की जननी बन बैठी है। यदि मैंने प्रारंभ में कहा था, आपको याद होगा, कि भूख है भजन न होई गोपाला। मुझे सब तरह की सुविधाएं दे दो, सब तरह की समानता दे दो। राजनीतिक, मुझे एक आप 4 मत देने का अधिकार दे दो, एक क्या, मैं निम्न वर्ग का हूं तो समानता के नाम पर आपने मुझे 4 मत देने का अधिकार दे दिया किसी एक चुनाव के लिए, और उसके बदले गरीब अमीर को आपने एक ही मत का अधिकार दिया। मुझे सारी सुविधाएं दे दी, शानदार घर दे दिया, धार्मिक स्वतंत्रता दे दी,
नागरिक स्वतंत्रता दे दी, राजनीतिक स्वतंत्रता दे दी, लेकिन आर्थिक रूप से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा, तो क्या मैं संतुष्ट रहूँगा, खुश रहूँगा? नहीं। निश्चित रूप से इसका अर्थ ये है, आर्थिक समानता अन्य समानताओं की जननी है, अन्य समानताओं को पैदा करती है, उसको जन्म देती है। क्या? कौन सी समानता? आर्थिक समानता। आर्थिक का अर्थ धन से है, मुद्रा से है, पैसे से है, संपत्ति से है। तो इसलिए इंदिरा गांधी ने तो यहाँ तक ये बात कही थी कि आर्थिक समानता बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के, आर्थिक समानता बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के अर्थहीन है। तो इसलिए आर्थिक समानता अत्यधिक जरूरी है। यदि आर्थिक समानता नहीं तो धन कुछ ही हाथों में रहेगा और बाकी सब निर्धन रहेंगे। कुछ ही हाथों में रहा हुआ धन अर्थात हम उन पर निर्भर हो जाएंगे, जो धनी लोग हैं उस पर ज़्यादा लोग निर्भर होंगे। ये निर्भरता किसको जन्म देगी? शोषण को। शोषण जन्म देगा असंतोष को, आदि आदि। और फिर वही पूरी कहानी जो मैंने प्रारंभ में बार बार बताई है कि कैसे आर्त भूख है भजन न होए गोपाला अत्यधिक जरूरी है। ये मुहावरा कितना सटीक बैठता है। हॉब्सन उसने तो कहा है, एक भूख से मरते व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या फ़ायदा। भूख से मरे जा रहा है और हम बता रहे हैं देश स्वतंत्र हो गया। हम उसे बता रहे हैं ये तिरंगा झंडा पकड़ के दौड़ो, देश आज आज़ाद हुआ। हम उसे कह रहे हैं कि आज तुमको स्वतंत्रता है बोलने की, दौड़ने की, खेलने की, कूदने की। उसका बेचारे का तो पेट दबा जा रहा है। पेट पीठ दोनों हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, आता वह आता पछताता पथ पर आता। ये बहुत प्रसिद्ध कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जो उन्होंने भिखारी पर लिखी है। तो मेरा तात्पर्य ये है यहाँ बताने का कि यदि हम निर्धन रहें और बाकी रूप में हम सुविधा संपन्न रहें, मेरे पास मर्सिडीज बेंज कार दे दो, आप शानदार सोफ़ा दे दो, शानदार भवन दे दो, सर्व संपन्न सुविधाएं दे दो, एंटरटेनमेंट की सुविधा दे दो, लेकिन पेट मेरा नहीं भर रहा है, आर्थिक रूप से मुझे तंगी है, तो मैं खुश नहीं रहूँगा। और पुनः वापस आते हुए, वह स्वतंत्रता ना तो उसका उपयोग संभव है जब आर्थिक समानता हो। वह स्वतंत्रता ना तो खा सकता और न पी सकता। कौन? जो एक भूख से मरता हुआ व्यक्ति, उसे स्वतंत्रता से कोई फ़ायदा नहीं, ना उसे खा सकता न पी सकता। वह स्वतंत्रता न तो उसके लिए उपयोगी है, वो उपयोगी तभी होगी जब आर्थिक समानता हो, तभी उसके मायने उसके लिए होंगे। अगला बिंदु अपने पक्ष में जो ये आधुनिक विचारक रखते हैं वो है कि स्वतंत्रता समानता दोनों के लिए प्रतिबंधों का होना अनिवार्य है। ये वो बहुत अहम बिंदु है जो आपको समझना है, जज्ब करना है। दोनों में प्रतिबंध आवश्यक हैं। किसी एक में भी यदि प्रतिबंध नहीं रहा तो वह उस श्रृंखलता में बदल जाएगा। यदि किसी दोनों में सीमा नहीं रखी गई, गैर सीमित रहा, तो अराजकता को जन्म देगा, वर्ग साध हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को जोर देते हुए इन विचारकों का कहना है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों के लिए प्रतिबंधों का आवश्यक होना जरूरी है। आवश्यक होना, बिना प्रतिबंध दोनों ही अव्यावहारिक हैं, दोनों ही निरर्थक हैं, दोनों ही अपूर्ण हैं, मीनिंगलेस हैं। स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं, असीमित, समानता असीमित, तो ये तो एक तरीके से सामाजिक डिसऑर्डर को जन्म देगा। समाज ब्रेकडाउन की कगार पर आ जाएगा।
तो इसलिए दोनों में प्रतिबंध होना जरूरी है, और अनुचित प्रतिबंध नहीं, उचित प्रतिबंध, जिसका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ। उचित प्रतिबंध लगाते हुए उनको उचित अवसर दिए जाएं, उनको सुविधाएं दी जाएं, तो समानता अग्रसर समाज हमको दिखाई दे सकता है। उचित प्रतिबंध। अगला बिंदु अपने पक्ष में इनका कहना है कि समानता स्वतंत्रता की आधारशिला है, और इस बिंदु को हम पूर्व में भी जिक्र कर चुके हैं, जिससे कि किसी देश के नागरिक को शासन कार्य में भाग लेने के लिए एक तरीके से विंडो मिलता है, दरवाज़ा मिलता है। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि समानता स्वतंत्रता का आधार है। अगला बिंदु इनके पक्ष में जो अंतिम है वह है कि स्वतंत्रता और समानता वो न विरोधी हैं और न ही कुछ और हैं, बल्कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। कोई भी सिक्के का एक ही पक्ष नहीं होगा, चित्त भी होगा, पट भी होगा। तो ऐसे ही स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। समानता के अभाव में स्वतंत्रता के उपभोग की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज में जितनी समानता होगी, स्वतंत्रता उतना ही विकसित होगी। स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता का सुख, स्वतंत्रता की अहमियत, स्वतंत्रता का आनंद उतना ही होगा जितना हम समाज में समानता की भावना को ले जाएं। उसके बिना उसकी कल्पना नहीं। हैरल्ड लास्की ने कहा है, समानता के अभाव में स्वतंत्रता खोखली। समानता के अभाव में स्वतंत्रता खोखली और स्वतंत्रता के अभाव में समानता निरर्थक। दूसरे शब्दों में निष्कर्ष ये है कि दोनों को यदि हम सच्चे अर्थ में समझें, सही मायने में समझें, गहराई में समझने की कोशिश करें, इस पर चिंतन करें, तो हम पाएंगे कि इसमें कोई विरोध है ही नहीं। स्वतंत्रता और समानता में ये तो पूरक हैं। पर ये भावना तब आएगी जब गहराई से इन दोनों विचारों पर हम अध्ययन करें, समझने की कोशिश करें। ये दोनों, इनमें कोई विरोध ही नहीं रह जाता। इसीलिए आधुनिक विज्ञान इसको एक दूसरे का पूरक मानते हैं। तो अब ये स्पष्ट है कि समानता और स्वतंत्रता विरोधी नहीं है, परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे से इनका घनिष्ठ संबंध है, बहुत एक दूसरे के निकट हैं, और बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। दे सप्लीमेंट ईच अदर। दोनों ही समाज को साध्य भी मानते हैं और साधन भी मानते हैं, यानी समाज के द्वारा समाज के लिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वतंत्रता और समानता बहुत खास महत्व की है। 1789 में लोकतंत्र में ये नारे दिए गए थे। आज भी वे इतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि उस समय थे जिसने क्रांति को जन्म दिया। ये दोनों हो तो जनता का विकास होगा, समाज का विकास होगा और साथ ही देश का विकास होगा। सच्चाई तो ये है कि समानता के बिना स्वतंत्रता नहीं, और स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई अर्थ नहीं। समानता के बिना स्वतंत्रता नहीं, और स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई महत्व नहीं, कोई उसका अर्थ नहीं। हर्बर्ट डीन ने कहा है कि स्वतंत्रता में समानता निहित है, यानी स्वतंत्रता के अंदर समानता है, उसमें समाई हुई है, एक उसका हिस्सा है, उसे अलग से देखा नहीं जा सकता, और ये नहीं कह सकते कि ये परस्पर विरोधी हैं। स्वतंत्रता और समानता में कोई द्वंद्व भी नहीं है, क्योंकि पूर्व में हमने पढ़ा कि कैसे रूढ़िवादी दृष्टिकोण के लोगों ने कहा कि यदि स्वतंत्रता बढ़ी तो समानता घटेगी, समानता बढ़ी तो स्वतंत्रता घटेगी। तो इनका कहना है, हर्बर्ट डीन का, ऐसी कोई बात नहीं, दोनों में कोई द्वंद्व नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और न ही एक दूसरे से अलग हैं, बल्कि एक ही आदर्श के तत्व। आदर्श क्या? लोकतंत्र।
लोकतंत्र का ये बिंदु है। पुलाड स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक समाधान है और वह है समानता में। स्वतंत्रता की समस्या का एक ही समाधान, यानी स्वतंत्रता कैसी हो, कितनी हो, किस हद तक हो, इस पर जो बारंबार वर्षों दर वर्ष जो विवाद चल रहा है, स्वतंत्रता की सीमाएं तय करने पर जो विवाद चल रहा है, उस पर इनका पुलाड का कहना है कि ये तो स्वतंत्रता जो है उसका तो निवास समानता में है, वह तो समानता में निहित है, समानता में रहती है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर जो आधुनिक विचारधारा है उसमें समानता और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के पूरक, दोनों एक दूसरे के सहयोगी, दोनों एक दूसरे में निहित और उसके साथ ही दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। तो विरोधाभास या दोनों में विरोध या दोनों में व्यंग्य जैसी द्वंद्व जैसी कोई बात नहीं। इस प्रकार ये जो अध्याय है समानता का अध्याय, इसे स्वतंत्रता से जोड़ते हुए, स्वतंत्रता के कुछ हिस्से से जोड़ते हुए मैंने प्रयास किया है कि आप स्वतंत्रता के अर्थ समझें, उसके मायने समझें, उसकी अहमियत समझें और एक अच्छे नागरिक के नाते समानता जैसे विचार को मात्र समझें ही नहीं बल्कि उसको बढ़ावा देने की कोशिश करें। ये मान के चलें कि सरकार के द्वारा बनाए गए कायदे कानून या समाज के द्वारा बनाए गए कायदे कानून भी एक तरीके से बंधन नहीं है किसी तरीके से, बल्कि एक तरीके से ये हमारी स्वतंत्रता को विकसित करने में मददगार हैं। शासन या राज्य सत्ता यदि ऐसे कानून बनाती है जिसमें पिछड़े वर्गों को आगे करने की बात रहती है, या ऐसे कानून बनाती है जिसमें उच्च वर्ग धनाढ्य वर्ग के लिए किसी तरह का बंधन लगाया जा रहा है, तो उसके पीछे शासन द्वारा ऐसा समाज विकसित करने का प्रयास है जहां समानता हो। जितनी समानता होगी, जितनी कम असमानता होगी, वह समाज उतना ही विकास की ओर अग्रसर होगा, वहाँ स्वतंत्रता की अनुभूति उतनी ही ज़्यादा होगी।